नमस्कार, हॉपफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिस देश में नेतृत्वकर्ताओं के कर्म बुरे हो, उस देश के विरुद्ध आवाज उठाना तो एक बेहद ही स्वाभाविक सी बात है। पूरे विश्व को कोरोना वायरस की त्रासदी देने वाले चीन के खिलाफ अब कई देशों में आक्रोश है, किंतु इस आक्रोश का नेतृत्व निश्चित तौर भारत ही कर रहा है, क्योंकि भारत के साथ सीमाओं पर चीनी सैनिकों ने जिस तरह का छरछंदी रवैया अपनाया, उससे चीन के लिए सैन्य मोर्चे पर सर्वाधिक मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वहीं सैन्य मोर्चे से इधर मोदी सरकार ने चीनियों के लिए भारत में नो एंट्री घोषित कर दी है। खास बात यह है कि चीन के साथ उसका उपनिवेश हांगकांग भी अब नो एंट्री वाले जोन में शामिल हो गया है। भारत का यही रुख अब चीन और उसके नागरिकों के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का पर्याय बन रहा है। जैसे जैसे दुनिया कोविड-19 से उबर रही है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का दौर भी शुरू हो रहा है। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन को लेकर सक्रिय है। ऐसे में हाल ही में मोदी सरकार ने नई वीजा पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत विश्व के 156 देशों को भारत के लिए आसानी से ई वीजा मिल सकेगा। किंतु ये पूरी पॉलिसी चीन के लिए मुसीबत बनकर आई है। भारत ने चीन के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा नहीं देने का फैसला किया है, अर्थात चीनियों के लिए भारत एक नो एंट्री जोन घोषित हो गया है। खास बात यह है कि कोविड के पहले 171 देश को ई वीजा की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने चीन को तो झटका दिया ही है, साथ ही साथ कुछ अन्य देशों को भी लपेट लिया है। चीन के साथ टकराव के बीच ई वीजा को कैंसिल किया गया है, लेकिन अब कुछ अन्य देशों के नागरिकों को भी भारत ने ई वीजा देने से इनकार कर दिया है। यही कारण है कि इस फैसले में मोदी सरकार की वैश्विक आक्रामकता प्रतिबिंबित हो रही है। खबरों के मुताबिक कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब के नागरिकों को भी अब भारत ई वीजा नहीं देगा। हालांकि ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर और अमेरिका समेत 152 अन्य देशों के नागरिक अभी भी ई वीजा ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि चीन के साथ भारत ऐसा ही करता आया है। खबरों के मुताबिक भारत ने 2015 और 16 में चीन पर्यटकों के लिए प्रायर रेफरल कैटेगरी नियमों में ढील दी थी और चीन को ई वीजा पाने वाले 171 देशों के साथ शामिल किया था। इन देशों में चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सूडान के अलावा पाकिस्तानी मूल के विदेशी नागरिक भी पीआरसी के तहत आते थे, लेकिन जब कर्म अच्छे ना हो तो लताड़ लगाना स्वाभाविक सी बात है, और अब भारत वही कर रहा है। चीन के नागरिकों को ई वीजा न देकर भारत ने निश्चित तौर सीमा पर चल रहे तनाव को आधार बनाया है। संभवतः यही कारण है कि चीन के अंतर्गत आने वाले मकाओ और हांगकांग को भी ई वीजा से वंचित रखा गया है, जिससे चीनी मूल का कोई नागरिक भारत में दाखिल ही ना हो सके। लद्दाख में पिछले लगभग 1.5 साल से चीन भारतीय सेना के साथ टकराव का माहौल बनाए हुए है, जिसका नतीजा ये है कि भारतीय सेना सीमा पर अपना दमखम दिखाकर चीनी पीएलए के सैनिकों को घिक्की बन चुकी है। ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए चीनियों ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश की, तो भारतीय जवानों ने वहां भी चीनियों को सबक सिखाया। अवैधानिक तरीके से देश में घुसने की कोशिश करने वाले चीन के सैनिकों से बदला लेने के लिए अब कूटनीतिक तरीका अपनाते हुए भारत ने चीनी नागरिकों के वैधानिक प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं भारत सरकार अन्य देशों के साथ कड़ा रुख इसलिए अपना रही है क्योंकि इनमें से कई देशों ने भारत के नागरिकों को वीजा देने के लिए या तो नियमों को पहले से अधिक कड़ा रखा है, या फिर उन्होंने भी भारतीयों को वीजा ना देने का ऐलान रखा है। ऐसे में मोदी सरकार बिल्कुल जैसे को तैसा वाली नीति पर चल रही है, जो कि एक सहज और सशक्त भारत की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि जब तक ब्रिटेन ने भारतीय वैक्सीन
और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी थी और भारतीयों का ब्रिटेन में क्वारंटीन खत्म नहीं किया था, तब तक भारत सरकार ने भी ठीक वैसी ही स्थिति को अपनाते हुए ब्रिटेन को उसकी हैसियत बता दी थी। इसका नतीजा ये था कि भारत के सामने ब्रिटेन घुटनों पर आ गया था। ठीक ऐसा ही कोवैक्सीन को मान्यता देने के मुद्दे पर मोदी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किया और दान देने वाली वैक्सीन की सप्लाई ही धीमी कर दी और नतीजा ये कि सशक्त भारत के सामने WHO तक ने हाथ जोड़ लिए। स्पष्ट तौर पर कहें तो भारत सरकार अब चीन समेत उन सभी देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है जो आए दिन भारत को कमतर समझकर वैश्विक पलट भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, जिनमें सबसे आगे चीन और कनाडा जैसे देश हैं। लेकिन अब भारत सरकार की ई वीजा पॉलिसी उन सभी देशों के लिए झटका बनने वाली है। वहीं आपको बताते चले कि चीन ने बुधवार को कहा कि वह तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ उनके भविष्य पर तो चर्चा कर सकता है, लेकिन तिब्बत से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दलाई लामा ने बुधवार को टोक्यो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा, मैं भारत में शांतिपूर्वक रहना पसंद करता हूँ। दलाई लामा ने धार्मिक सद्भाव के केंद्र के रूप में भारत की तारीफ की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कड़े सामाजिक नियंत्रण के प्रति सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव नुकसानदेह हो सकता है। दलाई लामा ने कहा था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की उनकी कोई खास योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने पुराने मित्रों से मिलने के लिए तिब्बत की यात्रा करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर तीसरे कार्यकाल के लिए भी रहने की शी की योजना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दलाई लामा की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहे जाने और यह पूछे जाने पर कि क्या भी बीजिंग उन्हें चीन या तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति देगा, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहाँ प्रेस वार्ता में कहा कि बीजिंग तिब्बती आध्यात्मिक नेता के साथ वार्ता के लिए तैयार है। वांग ने कहा, चीन में केंद्रीय सरकार 14वें दलाई लामा के साथ मुद्दों पर बातचीत और चर्चा करने पर अपना रुख पूर्ववत और स्पष्ट रखे हुए है। वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ दलाई लामा के भविष्य के विषय पर चर्चा हो सकती है और उसमें तिब्बत का विषय नहीं होगा। दलाई लामा को यह कार्य करना है कि उन्हें अलगाववादी गतिविधियों को रोकना है और केंद्रीय सरकार और चीनी लोगों का विश्वास जीतने के लिए ठोस उपाय करने हैं। उन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार की आलोचना करते हुए कहा, यह एक बाहरी अलगाववादी राजनीतिक समूह है। यह चीन के संविधान और कानून के खिलाफ है। यह एक अवैध संगठन है। दुनिया का कोई भी देश इसे मान्यता नहीं दे रहा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु ने कहा, चीनी कम्युनिस्ट नेता संस्कृतियों की विविधताओं को नहीं समझते हैं। असल में अत्यधिक नियंत्रण लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। बता दें कि चीन सभी धर्मों पर कड़ा नियंत्रण रखता है और हाल के वर्षों में उसने तिब्बतियों, तुर्की मुस्लिम, उइगुर तथा अन्य अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाकर सांस्कृतिक समावेशीकरण अभियान चलाया है। दलाई लामा ने बुधवार को ये भी कहा कि वह आधिकारिक रूप से नास्तिक, कम्युनिस्ट पार्टी शासित चीन और प्रबल बौद्ध धर्मावलंबी ताइवान के बीच जटिल राजनीति में संलिप्त होने के बजाय भारत में ही रहना चाहते हैं, जहां वह 1959 से रह रहे हैं। चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीनियों के भारतीय क्षेत्र में आने और एक नया गांव बनाने के बारे में जारी विवाद सही नहीं है और संदर्भित गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार पड़ोसी देश के क्षेत्र में है। रावत ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि चीन ने LAC की भारतीय
अवधारणा का उल्लंघन नहीं किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि LAC के पूर्वी सेक्टर में चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में एक बड़ा गांव निर्मित किया है। इससे पहले अमेरिकी रिपोर्ट पर एक आधिकारिक प्रतिक्रिया में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपनी जमीन पर ना ही चीन के अवैध कब्जे को और ना ही किसी अनुचित चीनी दावों को स्वीकार किया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बृहस्पतिवार को एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, चीन ने पिछले कई वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां की हैं जिन पर उसने दशकों पहले अवैध रूप से कब्जा किया था। भारत ने अपनी जमीन पर ना तो इस तरह के अवैध कब्जे को और ना ही चीन के अनुचित दावों को कभी स्वीकार किया है। हालांकि रावत ने एक कार्यक्रम में कहा, जहां तक हमारा सवाल है, LAC की तरफ हमारी ओर ऐसा कोई गांव नहीं बना है। उन्होंने कहा, मौजूदा विवाद की चीनी हमारे क्षेत्र में आ गए हैं और एक नया गांव बनाया है, सही नहीं है। CDS ने कहा, हालांकि मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि चीनी संभवतः LAC के साथ लगते क्षेत्र में अपने नागरिकों या अपनी सेना के लिए गांव का निर्माण कर रहे हैं, खासकर हालिया संघर्ष के बाद। रावत ने ये भी कहा कि भारतीय और चीनी दोनों सेनाओं की LAC पर अपनी अपनी चौकियां हैं। उन्होंने कहा, जहां भी चीन ने अपनी चौकियां विकसित की हैं, हमने उस क्षेत्र में मौजूद कुछ पुरानी जर्जर झोपड़ियां देखी थी। उन्होंने कहा कि इसलिए उनमें से कुछ झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है और नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है और आधुनिक झोपड़ियां भी बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, हाँ, हो सकता है कि उनमें से कुछ गांव का आकार बढ़ गया हो। मुझे लगता है कि शायद ये चीनी सैनिकों के लिए और बाद में वो कभी कभी अपने परिवारों के आने पर उनकी सुविधा के लिए ये योजना बना रहे होंगे। हमारे नागरिक वहां जा रहे हैं, हमारे परिवार अग्रिम क्षेत्रों में जा रहे हैं, इसलिए ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिक अलग थलग हैं। रावत ने कहा, वो यानी कि चीनी सैनिक मुख्य भूमि से हजारों मील दूर रहते हैं और वो हमारे लोगों को देखते हैं कि वे बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, उन्हें बहुत जल्दी घर जाने को मिलता है। उन्होंने कहा कि LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों को साल में 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार घर जाने की छुट्टी मिलती है। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों के पास ये सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा, वो इस बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह के तथाकथित गांव जो LAC के पार उनके क्षेत्र में है, उन्होंने LAC की हमारी अवधारणा का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि इस तरह के गांव का विकास उनकी यानी कि चीन की ओर से धौंस दिखाने का एक प्रयास है, उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं इसे धौंस जमाना नहीं कहूंगा। इन गांव के विकास के साथ वो यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच बनाए। ये कुछ ऐसा है जो हमें भी करना चाहिए। भारत अपने सीमा क्षेत्र के विकास के बारे में भी चिंतित है और सरकार ने BATP परियोजनाओं के लिए धन जारी किया है। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।